मुझे दुनिया वाले भगवान कहते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा कंप्यूटर 2D दुनिया से जुड़ सकता था। मैं असली दुनिया की चीजें उन्हें दे सकता था और मेरे द्वारा कैजुअली रखा गया एक किचन वाला चाकू उनके लिए दिव्य हथियार बन गया। लेकिन उन छोटे लोगों द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद असली दुनिया में आ सकता था, और पहली बार जो उन्होंने मुझे चढ़ाया उसने मुझे डर के मारे हिला दिया। जैसे ही मैंने पिक्सल गॉड गेम खोला, अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, आज इस दुनिया को आखिरकार उसके महान भगवान वापस मिल गए। आपके आने से इस दुनिया को फिर से अर्थ मिला है। होश में आते ही कंप्यूटर की स्क्रीन बदलने लगी। स्क्रीन पर एक हरी भरी समतल जमीन दिखाई दी। चारों तरफ जंगल और नदी थी। बीच में एक सफेद गुंबद वाला मंदिर था। तभी वही आवाज फिर बोली, यह आपका मंदिर है, कृपया इसका नाम रखें। मेरा नाम लिन याओ है, तो इसका नाम होगा याओ मंदिर। तभी स्क्रीन के कोने में दो छोटे नंगे पांव वाले लोग दिखाई दिए। वे चलते हुए मंदिर के पास आए और उसके चारों तरफ घूमने लगे। उनमें से एक के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आया। कितना भव्य घर है, इसे जरूर भगवान ने बनाया होगा। दूसरा हाथ उठाकर बोला, यह भगवान का दिया हुआ संकेत है, यह पवित्र भूमि है, हमें और लोगों को यहां बसाना होगा। दोनों के सिर पर खुशी वाले इमोजी आ गए और वे स्क्रीन से बाहर भागे। कुछ सेकंड बाद वे 5 और लोगों को लेकर लौटे। सातों छोटे लोग मंदिर के चारों तरफ पूजा करने लगे। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बाहर से कुछ बेर वाली झाड़ियां लाकर वहीं बस गए। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, आपको इस दुनिया के पहले भक्त मिल गए हैं। आस्था की शक्ति ही आपके चमत्कार दिखाने का जरिया है। ज्यादा आस्था इकट्ठा कीजिए। ऊपर दाईं तरफ एक इंसान का आइकन था जो जनसंख्या दिखा रहा था, और उसके पास एक महल का आइकन था जो आस्था दिखा रहा था। दोनों की संख्या 7 थी, यानी हर भक्त सिर्फ 1 पॉइंट आस्था दे रहा था। मैंने आस्था वाले सेक्शन को खोला। वहां एक बंद रोशनी का गोला था जिसे चमत्कार कहा गया था। उसे खोलने के लिए निश्चित आस्था चाहिए थी। सबसे बेसिक चमत्कार था बारिश करवाना। आगे और भी खतरनाक चमत्कार थे। एजिर की आग, जहां समुद्र के देवता ने एक फायर ड्रैगन को कैद करके उसे ऐसा अजूबा बनाया था जो आग के विशाल पत्थर फेंक सकता था। ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गया। मतलब सिर्फ एक बेसिक चमत्कार करने के लिए भी 10 भक्त चाहिए थे, इसलिए आबादी बढ़ाना सबसे जरूरी था। बाकी सिमुलेशन गेम्स की तरह यहां भगवान सीधे घर या इंसान नहीं बना सकता था। छोटे लोग खुद ही बच्चे पैदा करते या दूसरे लोगों को लाते थे। मैं उन पिक्सल लोगों को खेती करते देख रहा था। तभी नोटिस किया कि मंदिर के आसपास वाले लोग उदास थे। उनके सिर पर सैड इमोजी आने लगे और वे मंदिर के चारों तरफ प्रार्थना करने लगे, हे महान भगवान, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। जंगल वाली ट्राइब हमें शैतान का भक्त मानती है और मंदिर तोड़ना चाहती है। कृपया कोई चमत्कार दिखाइए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह उनका पहला संकट है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 7 फेथ पॉइंट्स थे, जिससे बारिश भी नहीं करवा सकता था। मैं गेम को और एक्सप्लोर करने लगा। आखिरकार मंदिर पर क्लिक करने से एक नया इंटरफेस खुला। बीच में पत्थर का एक अलाव था। उसके सामने एक धुंधली इंसानी मूर्ति थी जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। शायद यह वही रूप था जैसा पिक्सल लोग अपने भगवान की कल्पना करते थे। मूर्ति के सामने एक लंबी मेज थी जिसमें 2 स्लॉट थे। बाईं तरफ बड़े स्लॉट पर बलि लिखा था और दाईं तरफ छोटे स्लॉट पर वरदान। दोनों खाली थे। बलि का मतलब समझ आया, लेकिन वरदान शायद भगवान द्वारा दिए जाने वाले हथियार या शक्तियां थीं। शायद यही वो चमत्कार था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तभी मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। वह मेज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अरे, वो तो बिल्कुल मेरी कंप्यूटर टेबल जैसी थी। बलि वाला स्लॉट कीबोर्ड जैसा रेक्टेंगल था और वरदान वाला स्लॉट माउस जैसा ओवल शेप। और ध्यान से देखा तो वह मूर्ति बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। ये सोचकर मैं डर गया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। मैंने धीरे से टेबल पर रखा एक लहसुन का टुकड़ा माउस के ऊपर रख दिया और ध्यान से देखने लगा। 2 सेकंड बाद लहसुन नीचे गिर गया। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन तभी वह गिरा हुआ लहसुन अचानक गायब हो गया। मैंने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। मंदिर के वरदान स्लॉट में अब लहसुन का पिक्सल आइकॉन था। उस पर लिखा था, भगवान का वरदान, एक खास मसाला और औषधि। क्या आप इसे अपने भक्तों को देना चाहते हैं? मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैं डर के मारे कमरे में चक्कर लगाने लगा और जाकर ठंडे पानी से मुंह धोया। जब शांत होकर वापस कंप्यूटर के पास आया तो स्क्रीन पर सच में वही लहसुन मौजूद था। इसका मतलब मेरा असली दुनिया वाला लहसुन सच में माउस के जरिए इस गेम की दुनिया में पहुंच गया था। मुझे नहीं पता था ये गेम आखिर है क्या और ये डायमेंशंस के बीच कनेक्शन कैसे बना रहा है, लेकिन अब मैं देखना चाहता था कि असली दुनिया और गेम की दुनिया का इंटरैक्शन आखिर क्या करेगा। और फिर मैंने हाँ पर क्लिक कर दिया। मंदिर के चारों तरफ पूजा कर रहे छोटे लोगों के सिर पर अचानक एक्सक्लेमेशन मार्क आने लगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने चमत्कार दिखाया। हे महान देव, आपके वरदान के लिए धन्यवाद। लहसुन, भगवान द्वारा दिया गया पवित्र लहसुन। छोटे लोग घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे और फिर खुशी खुशी यह खबर सबको बताने दौड़ पड़े। उनके सिर पर अब स्माइल वाले इमोजी थे। वे तुरंत काम में जुट गए और मिलकर एक खेत तैयार किया। खेत में छोटे छोटे अंकुर निकले जो धीरे धीरे हरे पौधों में बदल गए। तभी स्क्रीन पर संदेश आया, आपके वरदान की वजह से भक्तों ने लहसुन उगाना और उसका उपयोग करना सीख लिया है। उनकी आस्था बढ़ गई है। ऊपर दाईं तरफ फेथ पॉइंट 7 से बढ़कर 22 हो गए। लगता था कि वरदान देकर बहुत तेजी से फेथ कमाया जा सकता है। इसके बाद मैंने टेबल पर रखी एक पेंसिल उठाई। सोचा कि यह चीज ट्राइबल सिविलाइजेशन के बहुत काम आएगी। लेकिन जब मैंने गेम खोला तो देखा कि वरदान वाले स्लॉट में अभी भी लहसुन मौजूद था। उस पर क्लिक करने पर संदेश आया, लहसुन अभी दुनिया में पूरी तरह समा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। मुझे फिलहाल इंतजार करना पड़ा। आखिर मैंने अभी यह गेम शुरू किया था और इसके कई मैकेनिक्स अभी समझने बाकी थे। करीब आधे घंटे बाद स्क्रीन के बाहर से छोटे लोगों का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ आया। सबने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उनका लीडर सींगों वाला हेलमेट पहने हुए था और हाथ में लकड़ी का भाला था। वे मशालें लेकर मंदिर को घेरते हुए चिल्लाने लगे, इस शैतान के घर को जला दो, तुम सब शैतान के भक्त हो, जला दो जला दो जला दो। यही वह फॉरेस्ट ट्राइब थी जिसके बारे में मंदिर के लोगों ने बताया था। वे मानते थे कि इस मंदिर में किसी दानव की पूजा होती है।
मंदिर के सातों भक्तों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गए। यह भगवान का महल है, यह याओ मंदिर है। भगवान ने चमत्कार दिखाया है, पवित्र लहसुन दिया है। लेकिन फॉरेस्ट ट्राइब ने उनकी एक न सुनी और आग लगाने की तैयारी करने लगे। मैंने तुरंत मिरेकल मेन्यू खोला और पहला विकल्प बारिश पर माउस ले गया। अगर अभी बारिश करवा दूं तो इन आदिम लोगों को लगेगा कि भगवान नाराज हो गए हैं। लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, नहीं, अगर करना है तो कुछ बड़ा करते हैं। मैंने आगे के मिरेकल्स देखे, फेथ कॉस्ट के हिसाब से उनमें थे बारिश 10, बिजली 20, तेज धूप 25, तूफान 30 और भूकंप 40। फिलहाल मेरे पास सिर्फ 22 फेथ पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने बिजली वाले मिरेकल को चुना। बस अब तू गया। जैसे ही मैंने लाइटनिंग चुनी, माउस एक टारगेटिंग एरिया में बदल गया। मैंने उस एरिया को छोटा करके सीधे फॉरेस्ट ट्राइब के लीडर के सिर पर लॉक कर दिया। आखिर कहते हैं ना, सबसे पहले लीडर को मारो। अब खा मेरी आसमानी बिजली। मैंने हल्का सा क्लिक किया। पिक्सल दुनिया के आसमान से एक विशाल बिजली गिरी और सीधे सींगों वाले हेलमेट वाले आदमी पर आकर गिरी। वह और उसके आसपास खड़े 2 लोग पल भर में राख बन गए। बाकी फॉरेस्ट ट्राइब के लोगों के सिर पर डर वाले निशान आ गए और वे भाग खड़े हुए। सिर्फ मंदिर के साथों भक्त गुस्से वाले इमोजी के साथ चिल्लाने लगे, दैवी सजा! तुम लोगों ने भगवान को क्रोधित कर दिया। ईश्वर का अपमान करने वालों का यही अंजाम होता है। यह सब देखकर मुझे बहुत मजा आया। भगवान की तरह पूजा जाना सच में अच्छा लग रहा था। मैं आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गया। गर्दन में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। इस गेम में ज्यादा कंट्रोल्स नहीं थे, लेकिन इसमें एक अजीब तरह का नशा था। पता ही नहीं चला कब रात के 12:30 बज गए। मन तो नहीं था, लेकिन आखिरकार मैंने कंप्यूटर बंद किया और सोने चला गया, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं सोच रहा था, अगर मैं प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर सकता हूं और असली दुनिया की चीजें इस गेम की दुनिया में भेज सकता हूं, तो उन पिक्सल लोगों की नजर में मैं सच में भगवान ही था। अगले दिन ऑफिस से लौटते ही मैंने बिना देर किए गॉड सिम्युलेटर फिर से खोल लिया और कंटिन्यू गेम पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने गेम खोला, वही परिचित पिक्सल वाली दुनिया फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर उभरने लगी। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ सेव फाइल खराब नहीं हुई, लेकिन इस बार स्क्रीन का नजारा देखकर मैं चौंक गया। मंदिर के आसपास अब 5 झोपड़ियां बन चुकी थीं। हर झोपड़ी के सामने छोटा सा खेत था जिसमें लहसुन उगाया जा रहा था। ऊपर दाईं तरफ पॉपुलेशन 7 से बढ़कर 30 हो चुकी थी और फेथ पॉइंट्स 25 थे। मैंने जल्दी से हिसाब लगाया। कल बिजली वाला मिरेकल इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 फेथ बचे थे, लेकिन अब 25 हो चुके थे, यानी कुल 30 पॉइंट्स बढ़े थे और पॉपुलेशन भी ठीक 23 लोगों से बढ़ी थी। इससे मेरी सोच सही साबित हुई। सामान्य तौर पर हर नया इंसान 1 फेथ पॉइंट देता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह गेम कंप्यूटर बंद होने के बाद भी चलता रहता था। तभी स्क्रीन पर एक संदेश आया, आपके अनुयायी अब एक ट्राइब बनाने के लिए पर्याप्त हो चुके हैं, कृपया इसका नाम रखें। मैंने बिना ज्यादा सोचे लहसुन टाइप कर दिया। आखिर पुराने जमाने में लोग ऐसे ही सीधे साधे नाम रखते थे, और क्योंकि इस ट्राइब की सबसे खास चीज भगवान द्वारा दिया गया लहसुन था, इसलिए लहसुन ट्राइब नाम बिल्कुल सही लगा। स्क्रीन पर फिर संदेश आया, आपके चमत्कारों और वरदानों की वजह से गार्लिक ट्राइब आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुकी है। याओ मंदिर के बारे में अब दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं। इसके बाद मैंने नए लोगों पर ध्यान दिया। जो 23 नए पिक्सल लोग आए थे, उन्होंने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। वे पहले वाले नंगे पांव स्थानीय लोगों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। साफ था कि वे फॉरेस्ट ट्राइब के लोग थे। मतलब फॉरेस्ट ट्राइब के कुछ लोग अब मंदिर के भक्त बन चुके थे और यहीं बस गए थे। कल रात की बिजली वाली स्ट्रैटेजी तुरंत असर दिखा चुकी थी, चाहे डर की वजह से हो या श्रद्धा की वजह से। वे आखिरकार भगवान की तरफ खींचे चले आए थे। अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, इसलिए ट्राइब में काम का बंटवारा भी होने लगा था। लोग सिर्फ लहसुन उगाने और बेरीज इकट्ठा करने तक सीमित नहीं रहे। 2 लोग जंगल में शिकार करने चले गए, जबकि एक आदमी नदी के किनारे नंगे हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर गार्लिक ट्राइब अभी भी आदिम समाज के शुरुआती दौर में थी। वहां का हर इंसान सिर्फ खाना जुटाने के लिए मेहनत कर रहा था। मैंने मंदिर वाला इंटरफेस खोला। वरदान वाले स्लॉट में अभी भी लहसुन मौजूद था। लगता था इसका कूलडाउन काफी लंबा था। अब सोच रहा था कि अगर पहले से पता होता कि असली दुनिया की चीजें पिक्सल दुनिया में भेजी जा सकती हैं, तो मैं लहसुन की जगह गेहूं भेजता। इससे शुरुआती फूड शॉर्टेज आसानी से खत्म हो जाती, या फिर एक धनुष भेज देता। अगर वे लोग आर्चरी सीख जाते तो शिकार करना आसान हो जाता और फॉरेस्ट ट्राइब के खिलाफ लड़ भी सकते थे। तभी मेरी नजर नीचे गई और मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो पहले नहीं थी। बलि वाले स्लॉट में अब एक लाल रंग की चीज रखी हुई थी। मैंने माउस उसके ऊपर ले जाकर देखा। वह एक छोटा सा लाल जीव था, गोल होकर पड़ा हुआ, जैसे कोई नवजात जानवर हो। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, गार्लिक ट्राइब का शिशु, भगवान को अर्पित की गई बलि। यह पढ़कर मेरा चेहरा ही अजीब हो गया। इंसानों की बलि देना, सच कहूं तो यह आदिम सभ्यताओं में देवताओं की पूजा का आम तरीका था। फिर स्क्रीन पर सवाल आया, क्या आप अपने भक्तों द्वारा अर्पित गार्लिक ट्राइब के शिशु को स्वीकार करना चाहते हैं? मैंने बिना 1 सेकंड घंवाए ना पर क्लिक कर दिया। अगर अचानक मेरे घर में एक बच्चा प्रकट हो जाता तो मैं किसी को क्या समझाता? सीधे पुलिस वाले मुझे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाते। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि अगर गार्लिक ट्राइब बार बार बच्चे भेजने लगी तो सिर्फ दूध, पाउडर और डायपर्स का खर्च सोचकर ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। भाई, मैं भगवान हूं, तुम्हारे ट्राइब का बेबीसिटर नहीं। जैसे ही मैंने उस बलि को ठुकराया, पूरे ट्राइब के लोगों के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क आने लगे। भगवान खुश नहीं है, भगवान को बच्चे नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, बच्चों की जगह बड़े लोगों को भेजना चाहिए। वे भगवान के लिए खेती कर सकते हैं और फल तोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, हमें शिकार चढ़ाना चाहिए, सबसे बेहतरीन शिकार। भगवान जरूर खुश होंगे। जंगली सुअर नहीं, मछली सबसे अच्छी है। चलो नई बलि ढूंढते हैं। उनकी बातें देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। लेकिन अगर वे लोग सच में जंगली जानवर या नदी की मछलियां भेज दें तो कम से कम आज रात मेरा बढ़िया मिडनाइट स्नैक तैयार हो जाता। ट्राइब के सिर्फ 5 लोग गांव में रुके रहे, बाकी सभी आसपास के जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। वे इधर उधर देखते हुए भगवान के लिए सही बलि खोज रहे थे।
तभी मेरी नजर एक अलग तरह के पिक्सल आदमी पर पड़ी। वह सबसे पहले वाले 7 भक्तों में से था। नंगे पांव और बिना कपड़ों के वह मंदिर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। मैंने माउस उस क्वेश्चन मार्क पर ले जाकर रखा। तुरंत उसके सिर के ऊपर एक बबल खुला जिसमें उसके मन की बातें दिखाई देने लगीं। भगवान आखिर कैसी बलि चाहते हैं? उन्हें बच्चों की जरूरत नहीं है, शायद उन्हें इंसानों की भी जरूरत नहीं। उन्होंने ट्राइब को जादुई लहसुन दिया है, इसका मतलब उनके संसार में खाने की कोई कमी नहीं होगी। फॉरेस्ट ट्राइब ने मंदिर का अपमान किया और तुरंत उन पर आसमान से सजा आ गई। भगवान के पास जरूर ऐसी शक्तियां हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी साधारण चीजें भगवान के लिए बेकार हैं, इसलिए शायद भगवान सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार करेंगे जिन्हें हम खुद समझ या इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह सोचते सोचते उसके सिर पर बना क्वेश्चन मार्क अचानक जलते हुए बल्ब में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कोई बड़ी बात समझ आ गई हो। वह तुरंत भागते हुए घने जंगल की तरफ चला गया। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उस पिक्सल आदमी की सोच बाकी लोगों से काफी अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें असली बुद्धि जाग चुकी हो। कुछ देर बाद वह जंगल से वापस लौटा। उसके हाथों में कोई चीज थी जिसे लेकर वह सीधे मंदिर के अंदर गया। तभी बलि वाले स्लॉट में एक नया आइकॉन दिखाई दिया। वह किसी लकड़ी की बनी छोटी छड़ी जैसा लग रहा था, जैसे टहनियों को घिसकर बनाया गया हो। स्क्रीन पर लिखा आया, एनर्जी स्टाफ हर घंटे 1 एनर्जी और 1 फेथ रिकवर करता है। यह फॉरेस्ट गॉड द्वारा बनाया गया खजाना है जो प्रकृति में फैली जीवन शक्ति को सोख सकता है। इसे छूने वाला व्यक्ति इससे अपार ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। फॉरेस्ट गॉड के पतन के बाद यह खो गया था। फिर सवाल आया, क्या आप अपने भक्त द्वारा अर्पित एनर्जी स्टाफ को स्वीकार करना चाहते हैं? मैंने तुरंत हां पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल बलि वाले स्लॉट से वह आइकॉन गायब हो गया और मेरे कंप्यूटर टेबल पर काले कीबोर्ड के ऊपर सचमुच एक छोटी लकड़ी की स्टाफ प्रकट हो गई। मेरी हथेलियों में हल्का पसीना आ गया। सच तो यह था कि मुझे पहले से अंदाजा था, अगर वरदान पिक्सल दुनिया में भेजे जा सकते हैं तो वहां की चीजें भी असली दुनिया में आ सकती हैं। लेकिन जब यह चीज मेरी आंखों के सामने सच में हुई तो मेरी सांस खुद ब खुद रुक गई। मैंने सावधानी से उस स्टाफ को उठाया। उसका वजन सामान्य लकड़ी जैसा ही था। उसकी सतह पर पेड़ की लकीरें बनी हुई थीं, लेकिन छूने पर वह बेहद चिकनी और मुलायम लग रही थी, जैसे उस पर कोई पारदर्शी कोटिंग चढ़ी हो। उस स्टाफ के ऊपरी हिस्से में 2 छोटी शाखाएं निकली हुई थीं, जैसे टूटी हुई लकड़ी का डंडा हो। लेकिन उन शाखाओं पर छोटे छोटे हरे अंकुर उगे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसमें अभी भी जीवन बाकी है। जैसे ही मैंने एनर्जी स्टाफ को हाथ में पकड़ा, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। कमर और पीठ का दर्द पल भर में गायब हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फिर से 14-15 साल का हो गया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात गेम खेलने के बाद भी सिर्फ थोड़ी देर आराम करके पूरी तरह फ्रेश हो सकता हूं। साफ था कि पिक्सल दुनिया के मैजिक आइटम्स असली दुनिया में भी काम करते थे। तभी स्टाफ पर एक लाइन चमकी, एनर्जी अधिकतम 12 घंटे तक बनी रहेगी। यानी जब तक यह स्टाफ हाथ में हो, इंसान को शायद सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन ऑफिस हो या स्कूल, नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं एक्साइटमेंट में कुछ देर तक उस स्टाफ को हवा में घुमाता रहा, फिर खुद को शांत किया। लेकिन असली बात कुछ और थी। सबसे बड़ी चीज यह थी कि पिक्सल दुनिया की वस्तुएं सच में असली दुनिया में लाई जा सकती थीं, और इसमें कोई शक नहीं था कि उस दुनिया में एनर्जी स्टाफ जैसे और भी जादुई आइटम्स मौजूद होंगे। अगर उन्हें लगातार मंदिर के जरिए यहां लाया जा सके तो यह गेम किसी अनंत खजाने से कम नहीं था। मैं अंदर से जोश से भर गया। इस मंदिर की डिमेंशंस तोड़ने वाली शक्ति की मदद से शायद बहुत जल्द मैं अपनी बोरिंग नौकरी वाली जिंदगी छोड़कर जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। इसके बाद मैंने फिर से गेम पर ध्यान दिया। पिक्सल लोग वापस ट्राइब में लौट आए थे और उनके सिर पर स्माइल वाले इमोजी चमक रहे थे। भगवान को यह बलि पसंद आई। बहुत बढ़िया, तो भगवान ऐसी चीजें पसंद करते हैं। मैं अगली बार इससे भी बेहतर चीज ढूंढ कर लाऊंगा। तभी एक दूसरा पिक्सल आदमी बोला, मुझे अभी भी लगता है कि जंगली सुअर सबसे बेहतरीन बलि है। भगवान को सुअर जरूर पसंद आएगा, वह उस लकड़ी की छड़ी से कहीं ज्यादा शानदार है। मैंने गौर किया कि जो 2 लोग बार बार जंगली सुअर और मछली की बात कर रहे थे, वे दोनों फॉरेस्ट ट्राइब के सदस्य थे और चमड़े की जैकेट पहने हुए थे। शायद क्योंकि फॉरेस्ट ट्राइब का जीवन शिकार और संग्रह पर आधारित था, इसलिए वे मानते थे कि सबसे अच्छा उपहार शिकार ही होता है। यह सोच गलत भी नहीं थी। मैं फिर उन पिक्सल लोगों के बीच उस आदमी को ढूंढने लगा जिसने एनर्जी स्टाफ चढ़ाई थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि सभी पिक्सल लोग लगभग एक जैसे दिखते थे। किसी के सिर पर नाम नहीं था और ना ही कोई खास पहचान, इसलिए उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। फिर भी काफी देर खोजने के बाद आखिरकार मैंने उसे मंदिर के अंदर ढूंढ लिया। वह पहले की तरह नंगे पांव और बिना कपड़ों के खड़ा था और उसके सिर के ऊपर अब भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, एक भक्त में बुद्धि जाग चुकी है, क्या आप उसे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? कई प्राचीन सभ्यताओं में प्रॉफिट यानी ऐसा व्यक्ति जो भगवान की इच्छा समझकर लोगों तक पहुंचाता है, और जिसने एनर्जी स्टाफ खोजकर भगवान को अर्पित की थी, वह पिक्सल आदमी साफ तौर पर इसके लायक था। पिक्सल दुनिया में मुझे भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी मंशा समझ सके, चाहे वह थोड़ी ही क्यों न समझ पाए। लेकिन यह उन लोगों से बेहतर था जो हर बात का गलत अंदाजा लगाते रहते थे। मैं दोबारा मंदिर में बच्चे चढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत हां पर क्लिक कर दिया। उसी पल गार्लिक ट्राइब का पहला प्रॉफिट जन्म ले चुका था। प्रॉफिट के बनने के बाद पूरे ट्राइब की इंटेलिजेंस थोड़ी बढ़ गई। वह प्रॉफिट भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर पूजा करने लगा। फिर मंदिर से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, बाकी सारे पिक्सल लोग उसे घेर कर खड़े हो गए, मानो उन्हें एहसास हो गया हो कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है। प्रॉफिट ने कहा, भगवान को ऐसी बलियां चाहिए जिन्हें हम समझ या इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर भविष्य में किसी को ऐसी कोई रहस्यमयी वस्तु मिले तो उसे भगवान को अर्पित करना, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। बाकी पिक्सल लोग तुरंत उसकी बात मान गए। प्रॉफिट सही कह रहा है, जादुई चीजें खोजो। तभी वही आदमी बोला, मुझे पता है, एक रहस्यमयी सफेद जंगली सुअर है। आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया,
दूसरा बोला, मैंने नदी में एक अजीब मछली देखी थी, वह मांस और हड्डियां तक खा जाती है, भगवान को वह जरूर पसंद आएगी। यह सुनकर मैंने बेबस होकर उन दोनों की तरफ देखा। वे दोनों फिर वहीं लेदर जैकेट पहने फॉरेस्ट ट्राइब वाले लोग थे। चाहे उनके पास नाम ना हो, मैं उन्हें अब भी तुरंत पहचान सकता था। उन दोनों का सुअर और मछली के प्रति जुनून ऐसा था जैसे अंधेरे में चमकते जुगनू, बहुत ज्यादा नोटिसेबल। हालांकि प्रॉफिट ने बाकी लोगों को समझा दिया था कि भगवान कैसी चीजें चाहते हैं, लेकिन अगले 3 घंटों तक किसी भी पिक्सल आदमी को कोई नई मैजिकल वस्तु नहीं मिली। धीरे धीरे ट्राइब फिर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। लोग लहसुन और बेरीज उगाते, फिर उन्हें खाकर जीवन चलाते रहे। कुछ समय बाद ट्राइब में 2 नए बच्चे पैदा हुए और कुछ लोगों ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। जहां तक मेरी बात थी, मैं सीधे सिर्फ प्रॉफिट को ही कंट्रोल कर सकता था। मैं उसे बस किसी जगह भेज सकता था, बाकी वह क्या समझेगा और क्या खोज पाएगा, यह सब उसकी खुद की बुद्धि पर निर्भर था। मैं काफी देर तक यह सब देखता रहा। जब नजर घड़ी पर गई तो शाम के 6:30 बज चुके थे। मुझे जोर की भूख लग रही थी। मैं नीचे एक छोटे से होटल में गया और जल्दी जल्दी हरी मिर्च वाला पोर्क फ्राइड राइस खाकर वापस कमरे में आ गया। लेकिन लौटते ही स्क्रीन पर नया हंगामा दिखाई दिया। पता नहीं कहां से एक विशाल काला भालू गार्लिक ट्राइब में घुस आया था। उसने 2 खेत और एक झोपड़ी तोड़ दी थी। जमीन पर 2 पिक्सल लोगों की लाशें पड़ी थीं। बाकी सारे लोग मंदिर के पीछे छिपे कांप रहे थे। सिर्फ प्रॉफिट मंदिर के सामने खड़ा था और उसकी बाहों में ट्राइब के 2 बच्चे थे। वह काला भालू पिक्सल लोगों से लगभग 2-3 गुना बड़ा था। उनके लिए वह किसी दैत्याकार राक्षस से कम नहीं था। वह विशाल काला भालू जमीन पर पड़े पिक्सल लोगों की लाशों को फाड़ फाड़ कर खा रहा था। बड़ी मुश्किल से ट्राइब में 2 नए बच्चे पैदा हुए थे और मैं तो उन्हें फ्यूचर पॉपुलेशन और फेथ पॉइंट्स की तरह देख रहा था। अभी आए नहीं और मरने चले हो, अब खा आसमान से डिवाइन पनिशमेंट। मैं तुरंत लाइटनिंग मिरेकल इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। ट्राइब के 2 पिक्सल लोग उस भालू के सामने डटे हुए थे। उन्होंने लेदर जैकेट्स पहन रखी थीं और हाथ में लकड़ी की लाठियां थीं। वे दोनों एक आगे और एक पीछे से भालू के चारों तरफ घूमते हुए उसके सिर और पीछे पर हमला कर रहे थे। मारते हुए चिल्ला भी रहे थे, सुअर की ताकत। मैं मछली की तरह फुर्तीला हूं। उनकी बातें सुनकर मैं तुरंत समझ गया, ये वही पागल फॉरेस्ट ट्राइब वाले भाई थे। अब मेरे सामने मुश्किल ये थी कि अगर मैं अभी लाइटनिंग गिरा दूं तो कहीं ये दोनों भी पहले वाले हॉर्न हेलमेट लीडर की तरह राख ना बन जाएं। इसलिए मुझे सही मौका चाहिए था। ट्राइब की पॉपुलेशन पहले ही कम थी और नुकसान सहना मुश्किल था, इसलिए मैंने थोड़ा इंतजार किया। दोनों भाई काफी फुर्तीले थे। एक हमला करता और तुरंत भाग जाता, फिर दूसरा पीछे से हमला करता। वे लगातार भालू को परेशान कर रहे थे। उनकी लकड़ी की लाठियां ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थीं, लेकिन भालू अब गुस्से से पागल हो चुका था। उसके सिर के ऊपर गुस्से का निशान चमकने लगा। आखिरकार उसने जमीन पर पड़ी लाशों को छोड़ दिया और दोनों भाइयों के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार वे उससे लड़ने नहीं रुके। दोनों सीधे जंगल की तरफ भागने लगे। तभी मुझे समझ आया, वे जानबूझकर भालू को ट्राइब से दूर ले जा रहे थे ताकि बाकी लोग बच जाएं। रोजमर्रा में चाहे ये दोनों थोड़े बेवकूफ लगते हों, लेकिन संकट के समय सच में हिम्मत दिखा रहे थे। मैंने तुरंत लाइटनिंग मिरेकल एक्टिवेट किया और पहले से अंदाजा लगाकर भालू के भागने वाले रास्ते पर निशाना लगाया ताकि बिजली उन दोनों भाइयों से जितना हो सके दूर गिरे। अगले ही पल आसमान से चांदी जैसी चमकती बिजली गिरी और सीधे भालू के सिर पर आकर फटी। उसका सिर पल भर में उड़ गया और वह तुरंत मरकर गिर पड़ा। दोनों भाई भी डर कर जमीन पर गिर गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर उठ खड़े हुए। वे अभी भी जिंदा थे। यह देखकर मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही बाकी पिक्सल लोगों ने देखा कि भगवान की बिजली ने उस राक्षसी भालू को मार गिराया है, पूरे ट्राइब में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने हाथ उठाकर भगवान की जय जयकार करनी शुरू कर दी। उनके सिर के ऊपर खुशी वाले इमोजी चमकने लगे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के सिर पर क्वेश्चन मार्क था। मैंने क्यूरियोसिटी में उसका थॉट बबल खोला। वह सोच रहा था, यह भालू गहरे पहाड़ों से यहां कैसे आया? इतना बड़ा भालू आसपास कभी नहीं देखा गया। आखिर यह आया कहां से और इसने अचानक गार्लिक ट्राइब पर हमला क्यों किया? फिर प्रॉफिट ने अपनी बाहों में पकड़े बच्चों को दूसरे पिक्सल लोगों को सौंप दिया और धीरे धीरे उस जले हुए भालू की लाश के पास पहुंचा। अचानक उसके सिर के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका। अगला संदेश देखकर मैं खुद दंग रह गया। जला हुआ भालू धीरे धीरे बदलकर एक मरे हुए पिक्सल इंसान की लाश में बदल गया। यह देखकर पूरे ट्राइब में अफरा तफरी मच गई। यह दानव के भक्त का शव है। शैतान की पूजा करने वाला इंसान भालू बन गया था। वह मंदिर को नष्ट करना चाहता था। वह इंसानों को खाने वाला राक्षस था। यहाँ दानव मौजूद है। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। डर के मारे 3 पिक्सल लोग तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। ऊपर दाईं तरफ पॉपुलेशन घटकर 25 रह गई और फेथ पॉइंट्स भी 3 कम हो गए। लाइटनिंग मिरेकल में खर्च हुए एडवांस फेथ और एनर्जी स्टाफ से मिले बोनस के बाद अब मंदिर के पास कुल मिलाकर सिर्फ 7 फेथ पॉइंट्स बचे थे। मैंने सिर खुजलाया और लंबी सांस ली। पूरे दिन इतनी मेहनत से ट्राइब संभालने के बाद सब कुछ फिर लगभग शुरुआत जैसी हालत में पहुंच गया था। भगवान बनना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे उस नए दुष्ट शक्तियों वाले मामले की हो रही थी। अब तक सिर्फ भगवान और भक्त थे, लेकिन अब डीमंस भी सामने आ चुके थे। साफ लग रहा था कि डीमन और गॉड एक दूसरे के दुश्मन हैं। ट्राइब बने ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और तभी डीमन बिलीवर्स हमला करने आ गए। यह सिर्फ संयोग था या किसी ने पहले से उन्हें निशाना बनाया था, यह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात तय थी, भविष्य में मेरा सामना उन डीमन से जरूर होने वाला था। तभी प्रॉफिट ने उस मरे हुए डीमन फॉलोअर की लाश से एक चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था कि असली टारगेट फॉरेस्ट ट्राइब थी। योजना यह थी कि जब उनके शिकारी बाहर हों, तब जितने ज्यादा लोगों को हो सके मार दिया जाए। यह पढ़ते ही प्रॉफिट के सिर पर बना क्वेश्चन मार्क अचानक बल्ब में बदल गया। अब मैं समझ गया, उसने कहा। यह डीमन फॉलोअर जो काले भालू में बदल गया था, गलत जगह आ गया। इसने हमारे ट्राइब को फॉरेस्ट ट्राइब समझ लिया था, इसीलिए हम पर हमला किया। उनका असली निशाना फॉरेस्ट ट्राइब था। इसका मतलब हम अभी सुरक्षित हैं। प्रॉफिट की बात सुनते ही डरे हुए पिक्सल लोग धीरे धीरे शांत हो गए और टूटे हुए घरों और खेतों की मरम्मत करने लगे। मैंने मंदिर वाला इंटरफेस फिर खोला,
लेकिन वरदान वाले स्लॉट में लहसुन अभी भी मौजूद था। मतलब मैं अभी भी कोई नया वरदान भेजकर उनकी मदद नहीं कर सकता था। बलि वाला स्लॉट भी खाली पड़ा था। इस बार किसी ने भगवान को कोई नई चीज नहीं चढ़ाई थी। तभी मुझे अचानक कुछ नया दिखा। 2 पिक्सल लोग मंदिर के अंदर आए। स्क्रीन पर संदेश चमका, हे महान भगवान, 2 भक्तों ने अपने साथियों से कहीं ज्यादा साहस और क्षमता दिखाई है। क्या आप उन्हें हीरो बनाना चाहते हैं? मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल उन दोनों पिक्सल लोगों के शरीर से सफेद रोशनी निकलने लगी और उनके सिर के ऊपर हीरो का टाइटल दिखाई देने लगा। जाहिर सी बात थी, ये वही सुअर और मछली वाले दोनों भाई थे। प्रॉफिट के बाद अब हीरो कैरेक्टर्स को भी मैं सीधे गाइड कर सकता था। मैं मैप पर जगह चुनता और दोनों हीरोज वहां जाकर खोजबीन या पेट्रोल करने लगते। प्रॉफिट जहां सोचने समझने में माहिर था, वहीं हीरोज एक्सप्लोरेशन और प्रैक्टिकल कामों में ज्यादा अच्छे थे। जब मैंने बार बार उन दोनों भाइयों पर क्लिक किया तो एक डिटेल्ड कैरेक्टर स्क्रीन खुल गई। उसमें दोनों हीरोज की पिक्सल आर्टवर्क दिखाई दी। जो सुअर पसंद करता था वह काफी मस्कुलर दिख रहा था, जबकि मछली वाला भाई दुबला लेकिन बेहद फुर्तीला लग रहा था। दोनों ने वही लेदर जैकेट्स पहन रखी थीं और उनके पास कोई खास इक्विपमेंट नहीं था। स्क्रीन देखकर साफ पता चल गया कि पहले वाला सच में हंटर था और दूसरा फिशरमैन। हालांकि उनके स्टैट्स देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। हीरो बनने के बाद भी उनकी ताकत और एबिलिटीज काफी कमजोर थीं। लेकिन आखिर वे दोनों पहले साधारण पिक्सल लोग ही थे जो अब हीरो बने थे, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना भी सही नहीं था। इसके बाद मैंने प्रॉफिट का कैरेक्टर पैनल खोला। उसकी पिक्सल आर्टवर्क में वह नंगे सीने आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी पहचान लिखी थी फार्मर। उसके सारे स्टैट्स लगभग 0 थे। सिर्फ नॉलेज नाम का एट्रीब्यूट 3 था, बाकी हर चीज 0। हालांकि प्रॉफिट के पास एक खास एबिलिटी थी, विजडम। विवरण में लिखा था कि विजडम ही वह शक्ति है जिससे कोई चोजन व्यक्ति भगवान की इच्छा को समझ सकता है। विजडम जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आसानी से वह नई एबिलिटीज सीख पाएगा और खुद को मजबूत बना सकेगा। मैंने क्यूरियोसिटी में बाकी 6 एट्रीब्यूट्स पर भी माउस ले जाकर देखा। वहां अटैक, डिफेंस, नॉलेज और बाकी स्टैट्स की जानकारी थी। पूरा सिस्टम कुछ हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक जैसे स्ट्रेटजी गेम्स की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में प्रॉफिट और हीरोज दोनों सैनिकों की सेना लीड कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल गार्लिक ट्राइब की हालत बहुत शुरुआती थी। पॉपुलेशन कम थी, खेती आदिम तरीके से हो रही थी। न उनके पास खेती के औजार थे और न हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी। प्रोफेशनल सोल्जर्स बनने में अभी काफी समय लगना था। इसलिए मैंने दोनों हीरो भाइयों को एक साथ चुना और उन्हें जंगल एक्सप्लोर करने भेज दिया। फिलहाल पूरे ट्राइब की उम्मीद सिर्फ इन्हीं 2 अकेले हीरोज पर टिकी थी। मैं बस यही चाहता था कि उनकी किस्मत अच्छी निकले। कुछ ही मिनटों बाद दोनों भाइयों को जंगल में सचमुच कुछ मिला। उन्होंने फॉरेस्ट ट्राइब की एक बस्ती खोज ली और वहां उनका स्वागत भी किया गया। फॉरेस्ट ट्राइब के एक पिक्सल आदमी के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका। हम लेदर और मीट के बदले तुम्हारे ट्राइब का गार्लिक लेना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने दोनों हीरोज को तुरंत वापस गार्लिक ट्राइब भेजा ताकि वे प्रॉफिट से मिलकर फॉरेस्ट ट्राइब की बात बता सकें। प्रॉफिट सोच में डूब गया और सच कहूं तो मैं भी उलझन में पड़ गया। आखिर क्या हमें फॉरेस्ट ट्राइब को उस डीमन ब्लैक बेयर वाली सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं? गार्लिक ट्राइब अभी बहुत कमजोर थी। अगर इस समय उन्होंने फॉरेस्ट ट्राइब के साथ व्यापार शुरू किया तो संभव था कि डीमन फॉलोअर्स उनका भी दुश्मन बन जाएं। लेकिन दूसरी तरफ यही मौका था बाहर की दुनिया से जुड़ने का। उन्हें लेदर और मीट जैसी जरूरी चीजें मिल सकती थीं और फॉरेस्ट ट्राइब के साथ अच्छे संबंध भी बन सकते थे। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया। मैंने प्रॉफिट को चुना और सीधे जंगल की तरफ मूव कर दिया। आखिर इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज थी विकास। अगर ट्राइब को भविष्य में बचना था तो हर मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, वरना अगर फॉरेस्ट ट्राइब डीमंस के हाथों खत्म हो गई तो अगला निशाना गार्लिक ट्राइब ही बनने वाली थी। मौका गंवाना बेवकूफी होती। जैसे ही प्रॉफिट जंगल में पहुंचा, उसके सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका। पता ही नहीं चला और मैं जंगल तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने खुद ही कहा, यह जरूर भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि हम फॉरेस्ट ट्राइब के साथ मिलकर काम करें। इसके बाद प्रॉफिट जंगल के अंदर बढ़ गया। तभी लेदर जैकेट पहने एक पिक्सल आदमी कैंप से बाहर आया। जंगल के भीतर एक छोटी पगडंडी बनी हुई थी जो और अंदर किसी दूसरी बस्ती की तरफ जाती थी। उसी समय मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैप का विजिबल एरिया और बड़ा हो गया। अब मैं भगवान की नजर से काफी दूर तक देख सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि फॉरेस्ट ट्राइब गार्लिक ट्राइब से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग थे। वे पेड़ों पर बने ट्री हाउसेज में रहते थे। गार्लिक ट्राइब की तरह हर कोई हर काम नहीं करता था। फॉरेस्ट ट्राइब में साफ तौर पर अलग अलग प्रोफेशंस थे। फार्मर्स खास तौर पर बेरीज और मशरूम्स उगाते थे और बदले में दूसरों से खाना लेते थे। हंटर्स ट्रैप्स और वुडन स्पीयर्स का इस्तेमाल करके पक्षियों और खरगोशों का शिकार करते थे। फिर वे उन जानवरों की खाल से लेदर बनाते और बाकी लोगों से व्यापार करते। फार्मर्स ज्यादातर गांव में रहकर खेती संभालते थे, जबकि हंटर्स गहरे जंगलों और पहाड़ों में शिकार खोजने जाते थे। फॉरेस्ट ट्राइब का लीडर एक शामन था जिसने लकड़ी का बना अजीब मास्क पहन रखा था। शामन और प्रॉफिट काफी देर तक आपस में बात करते रहे, लेकिन उनकी बातचीत स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कोई प्राइवेट चैट खोल ली हो जिसे मैं भी नहीं सुन सकता था। हालांकि लगभग 10 मिनट बाद लगातार कई नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उभरने लगे। प्रॉफिट ने फॉरेस्ट ट्राइब को डीमन फॉलोअर्स के हमले के बारे में बताया। फॉरेस्ट ट्राइब का रवैया अब फ्रेंडली हो गया है। प्रॉफिट ने फॉरेस्ट ट्राइब को गार्लिक उगाने और इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। फॉरेस्ट ट्राइब का रवैया अब इंटीमेट हो गया है। भगवान का वरदान पूरी तरह दुनिया में समा चुका है। गार्लिक अब इस संसार का हिस्सा बन गया है। फॉरेस्ट ट्राइब और गार्लिक ट्राइब के बीच अलायंस बन गया है। आपकी आस्था अब फॉरेस्ट ट्राइब में भी फैलने लगेगी। ये सारी अच्छी खबरें देखकर मुझे काफी राहत मिली। प्रॉफिट ने लगातार कमाल कर दिया था। अब फॉरेस्ट ट्राइब की 100 से ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से मुझे नए बिलीवर्स मिलने की उम्मीद थी। फिलहाल फेथ बढ़ाने का यही सबसे बड़ा रास्ता था और अलायंस बनने का मतलब था कि गार्लिक ट्राइब को एक मजबूत व्यापारिक साथी भी मिल गया था। लेकिन सबसे अहम बात कुछ और थी। गार्लिक वाला वरदान आखिरकार पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। मैंने तुरंत मंदिर वाला इंटरफेस खोला। जैसा उम्मीद थी, वरदान वाला स्लॉट अब खाली था।
यानी अब मैं एक और चीज असली दुनिया से पिक्सल दुनिया में भेज सकता था। कुछ सेकंड के लिए मैं एक्साइटमेंट में खो गया, लेकिन फिर दिमाग में सवाल आया, आखिर अभी गार्लिक ट्राइब को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? लिखाई, औजार, खाना? मेरे हाथ में एनर्जी स्टाफ घूम रही थी और दिमाग में एक के बाद एक आइडियाज आ रहे थे। हर चीज काम की लग रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। फॉरेस्ट ट्राइब भगवान द्वारा दिए गए गार्लिक के लिए धन्यवाद स्वरूप एक नई भेंट अर्पित कर रही है। यह पढ़ते ही मैं खुश हो गया। दूसरी मैजिकल ऑफरिंग आखिर आ चुकी थी। मैंने तुरंत मंदिर खोला। बलि वाले स्लॉट में अब एक हरे रंग का पौधा दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल छोटे कैक्टस जैसा लग रहा था। उसके नीचे लिखा था, कैक्टस सर्वेंट, हर घंटे एक, फेथ रिकवर करता है, भगवान का वफादार सेवक जो भगवान के आदेशों का पालन करता है। यह मंदिर की सफाई और पूजा का काम संभालने वाले मेहनती और भरोसेमंद स्पिरिट्स हैं। सामान्य समय में ये कैक्टस के रूप में रहते हैं, लेकिन भगवान के सामने सर्वेंट बन जाते हैं। सबसे नीचे एक शब्द लिखा था, जीवित। मैंने बिना देर किए उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही पल मेरे कीबोर्ड के ऊपर एक गोल मटोल कैक्टस प्रकट हो गया। उसका आकार लगभग मुट्ठी जितना था। देखने में वह बिल्कुल बाजार में मिलने वाले साधारण कैक्टस जैसा था। गोल हरा शरीर, चारों तरफ फैले छोटे छोटे कांटे। अचानक वह गोल मटोल कैक्टस धीरे धीरे हिलने लगा। उसके शरीर से पतली हरी भुजाएं और पैर निकल आए। फिर उसने अपने छोटे घुटने मोड़े और पूरा शरीर झुकाकर बहुत आदर से मुझे प्रणाम किया। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रह गया, फिर मजाक में पूछा, तुम सफाई कर सकते हो? कैक्टस सर्वेंट अभी भी झुका हुआ था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने तुरंत आदेश दिया, तो फिर इस कमरे की सफाई कर दो। आदेश मिलते ही वह कैक्टस मेज से छलांग लगाकर नीचे उतरा। हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल संतुलित तरीके से जमीन पर उतरा और फिर छोटे छोटे कदमों से पूरे कमरे में दौड़ने लगा। जहां जहां वह जाता, वहां की धूल, बाल और छोटे छोटे कचरे के टुकड़े उसके शरीर से चिपकते जाते। वे सब मिलकर छोटे गोल गोले बन जाते, जैसे वह कोई जिंदा वैक्यूम क्लीनर हो। कुछ ही देर में पूरा फर्श चमकने लगा। यहां तक कि टाइलों के बीच फंसी पुरानी गंदगी भी बाहर निकल आई। पुराने टूटे हुए फर्श तक ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर पॉलिश की गई हो। मैं आराम से कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठ गया, एक कोल्ड ड्रिंक खोली और उस छोटे कैक्टस को काम करते हुए देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस हो रहा था। शायद यही असली भगवान वाली फीलिंग थी। लेकिन ऑफिस की जिंदगी इतनी आरामदायक नहीं थी। कल तक मैं थोड़ा जल्दी निकल पाया था, लेकिन आज पूरी कंपनी में ओवर टाइम चल रहा था। लगता था बॉस बाहर कहीं से गुस्से में लौटे थे। आते ही उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और हर कर्मचारी को डांटना शुरू कर दिया। फिर आदेश दिया कि हर किसी को हाल के कामों की पूरी रिपोर्ट लिखकर आज ही जमा करनी होगी। जब तक बॉस ऑफिस में बैठी थी, कोई अपनी सीट से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पूरे ऑफिस में भारी तनाव फैला हुआ था। तभी मेरी सहकर्मी फांग जाय ने मुझे एक वेफर बिस्किट पकड़ाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स फैंग जी। सच में भूख लग रही थी। फैंग जाय कंपनी के उन कुछ लोगों में से थी जो सच में काम करती थीं। उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। वह बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज हमेशा नरम और व्यवहार अच्छा रहता था। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि मेरा स्वभाव उसके छोटे भाई जैसा है। वह मेरा काफी ध्यान रखती थी। लेकिन सच कहूं तो मेरा दिमाग पूरी तरह गॉड सिमुलेटर में अटका हुआ था। मैं बस किसी तरह समय कटने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब बॉस ऑफिस से निकली तो फैंग जाय ने पूछा, चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देती हूं, वैसे भी मेरा रास्ता उधर ही है। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। वह मुस्कुराई, फिर अचानक उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वैसे हाल ही में जो घटना हुई है उसके बारे में सुना? मैंने पूछा, कौन सी? वह धीमी आवाज में बोली, एक पागल आदमी घूम रहा है। वह लोगों को बेहोश करके रस्सी से लटका देता है। यह सुनते ही मुझे याद आया, हाँ, मैंने इस घटना के बारे में पहले भी सुन रखा था। उसने आगे कहा, अब तक 2 लोग इसका शिकार बन चुके हैं, एक कॉलेज की लड़की और एक डिलीवरी बॉय। सुना है दोनों अभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। फिर उसने अचानक पूछा, तुम 9 UN कम्युनिटी में रहते हो ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। लेकिन सच कहूं तो उस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ गॉड सिम्युलेटर पर था। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर देखना चाहता था कि गार्लिक ट्राइब में क्या नया हुआ है। इसलिए ज्यादा बातचीत किए बिना मैं तेजी से अपने छोटे से कमरे की तरफ भाग गया। तुम्हारा भगवान वापस आ गया, गार्लिक ट्राइब। कमरे का दरवाजा खोलते ही सामने कंप्यूटर डेस्क पर रखा कैक्टस सर्वेंट तुरंत झुककर मुझे प्रणाम करने लगा। तभी मेरी नजर पूरे कमरे पर गई और मैं दंग रह गया। पूरा सिंगल रूम चमचमा रहा था। बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन, सबका रंग पहले से ज्यादा चमकीला लग रहा था। उन पर जमी धूल और दाग पूरी तरह गायब थे। अलमारी और साइड टेबल ऐसे चमक रहे थे जैसे नए हों। पूरे कमरे में हल्की पेड़ों और घास जैसी ताजी खुशबू फैली हुई थी। सिर्फ एक चीज को कैक्टस सर्वेंट ने छुआ तक नहीं था, मेरा कंप्यूटर और कंप्यूटर डेस्क। उसके लिए शायद ये दोनों किसी पवित्र स्थान जैसे थे जिन्हें सिर्फ भगवान ही छू सकता था। 24 इंच का मॉनिटर हल्की सफेद रोशनी दे रहा था। अब जबकि मुझे पता चल चुका था कि गॉड सिमुलेटर बंद होने के बाद भी चलता रहता है, इसलिए मैंने कंप्यूटर बंद करना ही छोड़ दिया था। गेम हमेशा खुला रहता था। जैसे ही मैं स्क्रीन के सामने बैठा, गार्लिक ट्राइब में नए बदलाव नजर आए। पॉपुलेशन अब बढ़कर 28 हो चुकी थी। नए लोगों में कुछ लेदर जैकेट पहने फॉरेस्ट ट्राइब वाले थे, कुछ नंगे पांव घूमने वाले आदिवासी, और यहां तक कि एक जंगली इंसान भी था जिसके शरीर पर पत्ते लिपटे हुए थे और बाल बहुत लंबे थे। फेथ पॉइंट्स अब 44 हो चुके थे, यानी अब मैं 2 बार लाइटनिंग मिरेकल इस्तेमाल कर सकता था। एनर्जी स्टाफ और कैक्टस सर्वेंट मिलकर हर घंटे 2 फिक्स्ड फेथ पॉइंट्स दे रहे थे, जबकि पॉपुलेशन बढ़ने से मिलने वाला फेथ अलग था। अब बारी थी आज के सबसे महत्वपूर्ण काम की। मैंने अपना बैग खोला और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेट निकाला। उसके अंदर हल्के भूरे रंग के सीड्स थे, व्हीट सीड्स। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला लिया था, सबसे पहले गार्लिक ट्राइब को भरपेट खाना चाहिए। जब लोगों के पास पर्याप्त भोजन होगा, तभी वे आगे राइटिंग, टूल्स और शायद वेपन्स जैसी चीजों के बारे में सोच पाएंगे। जब पेट भरता है, तभी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। मैंने व्हीट सीड्स को मंदिर में भेज दिया। स्क्रीन पर तुरंत मैसेज उभरा, क्या आप व्हीट अपने भक्तों को देना चाहते हैं?
मैंने बिना हिचकिचाए हाँ दबा दिया। कुछ ही सेकंड बाद मंदिर के बाहर पूरे ट्राइब में खुशी फैल गई। हर पिक्सल आदमी के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमकने लगे। वे हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, भगवान का वरदान, चमत्कार अमर रहे, महान भगवान, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यह वीट है, अद्भुत वीट। अब हम स्वादिष्ट अनाज खा पाएंगे। भगवान ने हमें वीट दिया है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा ताकि भगवान की आस्था पूरी दुनिया में फैल सके, बिल्कुल गार्लिक की तरह। प्रॉफिट सच में पूरे ट्राइब का सबसे समझदार इंसान था। उसके दूरदर्शी सोचने की वजह से फेथ पॉइंट्स सीधे 44 से बढ़कर 84 हो गए। मुझे याद था कि गार्लिक देने पर सिर्फ 15 फेथ बढ़ा था, लेकिन वीट ने अकेले 40 पॉइंट्स दे दिए। इसका मतलब साफ था, हर ब्लेसिंग की वैल्यू अलग होती है। फिलहाल गार्लिक ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज खाना थी। कुछ देर बाद प्रॉफिट फिर मंदिर के अंदर आया और भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसके सिर पर क्वेश्चन मार्क उभरा। मैंने उसका थॉट बबल खोला। हे महान भगवान, फॉरेस्ट ट्राइब को एक मरता हुआ डिवाइन अपोस्टल मिला है। वे उसे आपकी बलि के रूप में अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन बदले में वे वीट की खेती सीखना चाहते हैं। वीट बहुत कीमती है। मेरी छोटी सी बुद्धि इस सौदे का सही मूल्य नहीं समझ पा रही, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं, हे सर्वशक्तिमान याव गॉड। उसके बाद स्क्रीन पर एक ऑप्शन उभरा। क्या आप फॉरेस्ट ट्राइब के साथ वीट साझा करके डिवाइन अपोस्टल का आदान प्रदान करना चाहते हैं? गॉड सिमुलेटर अब तक इस दुनिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता था। न पूरी मैप दिखाई गई थी और न ही सारे रहस्य समझाए गए थे। भगवान होने के बावजूद मुझे हर चीज धीरे धीरे खुद खोजनी पड़ रही थी, जैसे पहले ब्लैक बेयर वाले हमले में हुआ था। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह सिर्फ जंगली जानवर है, लेकिन बाद में प्रॉफिट ने जांच करके पता लगाया कि वह असल में एक डीमन फॉलोअर था। कई मायनों में मैं भी इन पिक्सल लोगों से ज्यादा नहीं जानता था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे पास प्लेयर की पहचान थी, जैसे किसी दूसरी डिमेंशन से आया हुआ बाहरी भगवान। तभी मेरे दिमाग में एक और विचार आया, अगर मेरी तरह कोई बाहरी भगवान इस दुनिया में आ सकता है, तो क्या इस दुनिया के अपने स्थानीय देवता भी होंगे? मैंने हाथ में पकड़ी एनर्जी स्टाफ और फ्लावर पॉट में सोए हुए कैक्टस सर्वेंट की तरफ देखा। ये दोनों पहले फॉरेस्ट गॉड की चीजें थीं। मंदिर के डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था कि फॉरेस्ट गॉड मर चुका है, इसलिए उसकी ट्रेजर्स अब दुनिया में बिखर गई थीं। क्या फॉरेस्ट गॉड जैसा अस्तित्व ही डिवाइन गॉड कहलाता है? क्या वही डिवाइन अपोस्टल किसी ऐसे देवता से जुड़ा हुआ था? अफसोस, इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद आखिर फैसला कर लिया। एक्सचेंज। वीट बहुत कीमती जरूर था, लेकिन गार्लिक ट्राइब अब फॉरेस्ट ट्राइब के साथ अलायंस में थी। ऐसी स्थिति में वीट जैसी चीज को हमेशा छिपाकर रखना मुश्किल था। अगर भविष्य में फॉरेस्ट ट्राइब इसे बिना अनुमति हासिल कर लेती, तो उससे बेहतर था कि अभी खुले तौर पर एक फेयर डील की जाए। जैसे ही मैंने हाथ चुना, प्रॉफिट के सिर पर बल्ब चमक उठा। हे भगवान, आपका सेवक समझ गया कि क्या करना है। इसके बाद उसने तुरंत शामन के साथ प्राइवेट बातचीत शुरू कर दी और दोनों ट्राइब्स के बीच बहुत जल्दी समझौता हो गया। फॉरेस्ट ट्राइब के लोगों के सिर पर खुशी वाले इमोजी चमकने लगे। याव गॉड ने हमें अनाज दिया है, महान याव गॉड की जय। इसके बाद फॉरेस्ट ट्राइब के कुछ लोग जंगल के अंदर से एक बड़ा पत्थर का कॉफिन उठाकर लाए। वे उसे कंधों पर उठाए गार्लिक ट्राइब के मंदिर तक लाए। फिर गार्लिक ट्राइब के लोगों ने उसे मंदिर के अंदर पहुंचाया। अब मंदिर के इंटरफेस में एक नया ग्रे आइकॉन दिखाई दे रहा था, अपोस्टल। मैंने क्यूरियोसिटी में उस आइकॉन पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक आर्ट वर्क उभरी। पत्थर के कॉफिन के अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे और शरीर पर पत्थर जैसी दरारें फैली हुई थीं, मानो उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल चुका हो। उसका शरीर और कॉफिन लगभग एक ही चीज लग रहे थे। अगर उसका चेहरा थोड़ा नरम और इंसानी ना दिखता, तो कोई भी उसे एक स्टैच्यू समझ बैठता। नीचे लिखा था, अपोस्टल डाइंग स्टेट बिलोंग्स टू फॉरेस्ट गॉड। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, अपोस्टल्स भगवान की इच्छा और आदेशों को लागू करते हैं। वे भगवान की आवाज सुनते हैं और इस दुनिया में भगवान के अवतार का माध्यम होते हैं। यह पढ़कर मुझे लगा कि शायद अपोस्टल वह यूनिट है जिसे मैं सीधे कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन उसे जगाना आसान नहीं था। मैंने अपोस्टल ऑप्शन दबाया। तुरंत एक प्रॉम्प्ट सामने आया, इसे रिवाइव करने के लिए भारी मात्रा में फेथ की आवश्यकता होगी। क्या आप 500 फेथ पॉइंट्स खर्च करके इसे अपने मंदिर का अपोस्टल बनाना चाहते हैं? मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। एक लाइटनिंग मिरेकल की कीमत सिर्फ 20 फेथ थी। इसका मतलब था कि अपोस्टल को रिवाइव करने की कीमत 25 लाइटनिंग मिरेकल्स के बराबर थी। अभी मेरे पास इतना फेथ इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए मुझे फिलहाल अपोस्टल वाले मामले को छोड़कर फिर से ट्राइब डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ा। लेकिन दिमाग में लगातार एक बात घूम रही थी, यह डाइंग अपोस्टल, एनर्जी स्टाफ और कैक्टस सर्वेंट तीनों फॉरेस्ट गॉड से जुड़े हुए थे। एनर्जी स्टाफ जंगल से मिली थी, कैक्टस सर्वेंट भी फॉरेस्ट गॉड की वस्तु थी, और अब मंदिर के नीचे से फॉरेस्ट गॉड की डाइंग अपोस्टल निकली थी। इसका मतलब साफ था, इस पूरे जंगल का फॉरेस्ट गॉड से कोई गहरा संबंध था। अफसोस की बात यह थी कि मैं पिक्सल लोगों से सीधे सवाल नहीं पूछ सकता था। गेम में ऐसा कोई डायलॉग ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए फिलहाल मुझे सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ रहा था। इसके बाद मैंने फिर से ट्राइब मैनेजमेंट पर ध्यान दिया। मैंने दोनों हीरो भाइयों को अलग अलग जगह भेज दिया, एक को नदी के पास और दूसरे को जंगल में। आखिर पहले वाला फिशरमैन था और दूसरा हंटर। दोनों को उनके टैलेंट के हिसाब से काम देना ही सही था। बहुत जल्दी दोनों हीरोज अपनी अपनी खोज की रिपोर्ट लेकर लौटे। नदी की तरफ गए हीरो ने बताया, नदी में सबसे ज्यादा मछलियां गहरे पानी में हैं, वहां तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए। यानी अगर गार्लिक ट्राइब को सही तरीके से फिशिंग करनी थी, तो उन्हें बोट्स बनानी सीखनी होंगी। दूसरी तरफ जंगल में गए हीरो ने बताया कि उसे कुछ जड़ी बूटियां मिली हैं। उन पर जानवरों के काटने के निशान और खून के धब्बे थे, लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। उन्हें समझने के लिए किसी हर्ब मास्टर या डॉक्टर जैसे विशेषज्ञ की जरूरत थी। रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, कमी थी स्किल्ड लोगों की। मुझे समझ आ गया कि सिविलाइजेशन को आगे बढ़ने में समय लगेगा, इसलिए मैंने खुद को शांत किया और बस आराम से ट्राइब को देखने लगा। फ्रिज में मुझे 2 जमे हुए मकई के भुट्टे मिले। मैंने उन्हें उबाल कर रात का खाना बना लिया।
गर्म नरम मकई खाते हुए मैं स्क्रीन पर भागते दौड़ते पिक्सल लोगों को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह एहसास बिल्कुल बचपन में जमीन पर चींटियों को देखने जैसा था। बेहद साधारण लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला। कुछ समय बाद पिक्सल दुनिया में मौसम बदल गया। बर्फ गिरनी शुरू हो गई। विंटर आ चुका था। दो हीरोज को छोड़कर बाकी सारे बाहर गए लोग वापस ट्राइब में लौट आए और झोपड़ियों के अंदर आग के पास बैठकर ठंड से बचने लगे। छोटे छोटे दिन के समय में वे लोग लकड़ियां इकट्ठा करते, मंदिर और खेतों के आसपास जमी बर्फ साफ करते रहते। अच्छी बात यह थी कि वीट बहुत पहले बो दिया गया था और उसकी भरपूर फसल ने पूरे ट्राइब को पर्याप्त खाना दे दिया था। इसलिए कड़ाके की ठंड के बावजूद कोई भी डर नहीं रहा था। सभी पिक्सल लोगों के सिर पर खुशी वाले इमोजी थे। हमारे पास वीट है, इस सर्दी कोई भूखा नहीं मरेगा। भगवान के वीट और गार्लिक का धन्यवाद। तभी अचानक फॉरेस्ट ट्राइब के लोग फिर से आए, लेकिन इस बार वे व्यापार करने नहीं आए थे। इस बार खुद शामन उनकी अगुवाई कर रहा था। प्रॉफिट ने उनका स्वागत किया। दोनों ट्राइब्स के लोग बर्फ के बीच जलते बड़े बॉनफायर के आसपास बैठकर ठंड से बचने लगे। तभी शामन के सिर पर चिंतित इमोजी उभरा। गार्लिक ट्राइब के दोस्तों, हम एक ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिसे खुद हल नहीं कर पा रहे। हमारे ट्राइब के 20 हंटर्स, जो हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी थे, सर्दियों के लिए आखिरी शिकार करने जंगल की गहराइयों में गए थे, लेकिन पहाड़ों से गिरी भारी बर्फ ने उन्हें जंगल के उत्तरी हिस्से में कहीं दबा दिया। हम उन्हें खोज नहीं पा रहे। अब सिर्फ भगवान की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। कृपया याओ टेम्पो, सर्वशक्तिमान याओ गॉड से प्रार्थना है कि उन हंटर्स पर दया करें। शामन ने आगे कहा, अगर हमारे हंटर्स सुरक्षित लौट आए तो हम अपने ट्राइब में याओ गॉड का मंदिर बनाएंगे। हम आपकी पूजा करेंगे, आपको ऑफरिंग्स देंगे और अपनी लॉयल्टी अर्पित करेंगे। ये सुनते ही प्रॉफिट के सिर पर एक्सक्लेमेशन मार्क चमका। अगर तुम सच में भगवान की दया चाहते हो, उसने कहा, तो मंदिर में जाकर याओ गॉड से प्रार्थना करो। सिर्फ सबसे सच्ची और श्रद्धा से भरी प्रार्थना ही भगवान की कृपा पा सकती है। इसके बाद शामान अपने लोगों को लेकर मंदिर के चारों तरफ घुटनों के बल बैठ गया और सभी लोग मिलकर याओ गॉड की पूजा करने लगे। मैं स्क्रीन देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं उन हंटर्स को बचा पाया तो फॉरेस्ट ट्राइब में भी एक मंदिर बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि अब मेरे पास 2 अलग अलग ट्राइब्स होंगे। शायद मुझे दोगुने ऑफरिंग्स और ब्लेसिंग्स देने के मौके मिले। लेकिन असली सवाल था, उन बर्फ में दबे हंटर्स को बचाऊं कैसे? तभी मुझे मिरेकल्स वाले मेन्यू में ब्लेजिंग सन याद आया। उसकी कीमत 25 फेथ पॉइंट्स थी। शायद उसकी गर्मी बर्फ पिघला सकती थी। मैंने तुरंत ब्लेजिंग सन चुना। फिर मैप के सबसे उत्तरी जंगल वाले हिस्से पर उसका रेंज जितना हो सके बड़ा किया और आसमान पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी पूरे उत्तरी जंगल पर फैल गई। मोटी जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां दबे कांपते हुए पिक्सल लोग दिखाई देने लगे। मंदिर के सामने घुटनों पर बैठे शमान के सिर पर तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क उभरा। महान भगवान, फॉरेस्ट ट्राइब आपकी दया के लिए दिल से आभारी है। अब हमें आपकी शक्ति पर पूरा विश्वास है। हम तुरंत आपके लिए मंदिर बनाएंगे। इसके बाद शामन ने अपने कुछ लोगों को उत्तर की तरफ भेजा। जल्द ही वे लोग खोए हुए हंटर्स को वापस लेकर लौट आए। जैसा उसने वादा किया था, फॉरेस्ट ट्राइब ने भी याओ गॉड का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे थोड़ी निराशा हुई। मंदिर बनने के बाद भी टेंपल इंटरफेस में कोई बदलाव नहीं आया। मेरा यह सपना कि अब ब्लेसिंग्स और ऑफरिंग्स दोगुनी हो जाएंगी, सच नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद फायदा जरूर हुआ। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा। आपके मिरेकल की वजह से फॉरेस्ट ट्राइब की भावना अब वर्शिप में बदल गई है, क्योंकि दोनों ट्राइब्स अब एक ही भगवान की पूजा करते हैं। फॉरेस्ट ट्राइब और गार्लिक ट्राइब धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ये पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठीं। अगर सच में फॉरेस्ट ट्राइब के 100 से ज्यादा लोग गार्लिक ट्राइब में शामिल हो गए तो यह बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। इससे मुझे 100 से ज्यादा अतिरिक्त फेथ पॉइंट्स मिल सकते थे। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, मंदिर की इन्फ्लुएंस रेंज और दूर तक फैल जाएगी। और ज्यादा लोग होने का मतलब था ज्यादा रैंडम इवेंट्स, ज्यादा डिस्कवरीज और सिविलाइजेशन का बहुत तेज विकास। अभी के लिए फेथ की इतनी बड़ी खपत हुई थी, लेकिन बदले में मुझे लंबी अवधि का फायदा मिलने वाला था। मैं ध्यान से फॉरेस्ट ट्राइब को देखने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उनके पास किसी भगवान की पूजा जैसी कोई चीज नहीं थी। ना उनके यहाँ मंदिर था, ना कोई टोटम, ना किसी देवता का चिन्ह। यहां तक कि उनका शामन भी प्रॉफिट की तरह भगवान पर निर्भर नहीं दिखता था। वह ज्यादा एक अनुभवी बुजुर्ग जैसा था, जो अपने पूर्वजों के अनुभव और ज्ञान के आधार पर पूरे ट्राइब को रास्ता दिखाता था। मेरे लिए यह अच्छी खबर थी। अगर फॉरेस्ट ट्राइब पहले से किसी दूसरे भगवान को मानती होती तो दोनों ट्राइब्स के बीच धार्मिक टकराव हो सकता था। शायद युद्ध भी छिड़ जाता। लेकिन अब हालात उलटे थे। दोनों ट्राइब्स के बीच एक चौड़ी सड़क बन चुकी थी। रास्ते के दोनों तरफ धीरे धीरे घर बनने लगे थे। कहीं गार्लिक ट्राइब की घास फूस वाली झोपड़ियां थीं, तो कहीं फॉरेस्ट ट्राइब के पेड़ों पर बने ट्री हाउसेज। दोनों ट्राइब्स अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रही थीं। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वे पूरी तरह एक हो जाएं। तभी अचानक बाहर से घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। मेरा कमरा पुराने अपार्टमेंट एरिया में था। दिन में ही यहाँ ज्यादा लोग नहीं दिखते थे। रात में तो पूरा इलाका लगभग सुनसान हो जाता था। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। सड़क की लाइट के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिजली के खंभे पर कुछ लटका दिया हो। ध्यान से देखने पर मेरा दिल धक से रह गया। एक इंसान रस्सी से बांधकर सीमेंट के लैंप पोस्ट पर लटकाया गया था। उसके फोन की रिंगटोन सुनसान गली में साफ गूंज रही थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। हेलो पुलिस, यहाँ बाहर गली में किसी आदमी को रस्सी से लटका दिया गया है। मैं जू यूएन कम्युनिटी के मोटरसाइकिल डॉर्मेटोरी एरिया में रहता हूँ। आप लोग जल्दी आइए। पुलिस ने मुझसे एड्रेस और पूरी सिचुएशन पूछी, फिर कहा कि मैं खुद कुछ करने की कोशिश न करूं। वे तुरंत पहुंच रहे थे। फोन रखने के बाद मैंने राहत की सांस ली। ऐसी चीजों को प्रोफेशनल्स ही संभाल सकते थे। तभी अचानक अब तक सोया हुआ कैक्टस सर्वेंट उछलकर खिड़की पर जा बैठा। उसका चेहरा उसी लटके हुए आदमी की दिशा में था। उसके कांटे तन गए थे, जैसे वह बेहद सतर्क हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने कुछ नोटिस किया? कैक्टस सर्वेंट ने सिर हिलाया। मैंने आह भरते हुए कहा, काश तुम बोल सकते हैं। तभी वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। हे महान याओ गॉड, अगर आप अनुमति दें
तो आपका सेवक बोल सकता है। अगले ही पल एक अजीब एक्सेंट वाली आवाज कमरे में गूंजी। मैं चौंक गया। तुम बोल सकते हो? कैक्टस सर्वेंट ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ तब जब महान याओ गॉड अनुमति दें। आपके विनम्र सेवक को बोलने का अधिकार तभी मिलता है। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने तुरंत पूछा, उस लटके हुए आदमी में आखिर तुमने क्या देखा? कैक्टस सर्वेंट ने धीरे आवाज में कहा, हे भगवान, यह एक डीमन रिचुअल है। डीमंस ऐसे क्रूर और डरावने रिचुअल्स के जरिए फेथ इकट्ठा करते हैं। वे लोगों के डर और अज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं। मैं थोड़ा चौंका। डीमंस? तो फिर डीमन और गॉड में फर्क क्या है? कैक्टस सर्वेंट ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हे महान याओ गॉड, डीमंस असल में दूसरी तरफ के इविल गॉड्स होते हैं। यह सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। डीमन नाम बस अलग था, असल में वे भी मेरी तरह दूसरे गॉड प्लेयर्स थे। यानी इस दुनिया में सिर्फ मैं ही गॉड सिमुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और भी लोग थे जो अपने अपने फॉलोअर्स से ऑफरिंग्स और मैजिकल आइटम्स हासिल कर रहे थे। तभी मुझे फैंग जाई की बात याद आई। जू युआन कम्युनिटी में एक पागल आदमी घूम रहा है। मेरे अंदर तुरंत खतरे की घंटी बज उठी। अगर दूसरे गॉड प्लेयर्स को मेरे सिमुलेटर के बारे में पता चल गया तो वे मेरे मैजिकल आइटम्स छीनने की कोशिश कर सकते थे, शायद मुझ पर हमला भी कर सकते थे। तब यह सिर्फ गेम नहीं रहेगा, यह असली दुनिया की लड़ाई बन जाएगी। मैंने तुरंत एक छोटा फ्लावर पॉट उठाया और कैक्टस सर्वेंट से कहा, मेरी अनुमति के बिना तुम ना हिलोगे, ना बोलोगे। बाकी समय तुम बस एक साधारण कैक्टस बने रहोगे। चुपचाप इसी गमले में रहना, समझे? जैसा आदेश। महान भगवान। कैक्टस सर्वेंट झुककर वापस शांत हो गया। बाहर गली में फोन की रिंगटोन अभी भी लगातार बज रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।